तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज दिन हो गया है ट्यूसडे, डेट हो गई है 16 सितंबर 2025 और हम जीएनएम पढ़ेंगे। और जीएनएम में हमारा मस्कुलर सिस्टम चल रहा है और मस्कुलर सिस्टम के हमारा लास्ट एसबीएस आज हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे कॉन्स्टलेशन मॉडर्न डिजीजेज करके, बहुत अच्छा टॉपिक है वो। तो इसमें हम पेज नंबर 313 पे हैं, एसबीएस ऑफ द मसल मेटाबॉलिज्म को लेकर के। और इसमें पहला हेडिंग है मसल टेंशन, मायोस्क्लेरोसिस, मायोजेलोसिस। मसल टेंशन, मायोस्क्लेरोसिस और मायोजेलोसिस, GELOSIS। कॉन्फ्लिक्ट इसमें एस्पेक्ट्स ऑफ द मसल मेटाबॉलिज्म में मिलेगा। वन इज टेंस, always believes they to have to do something, lack of composure, self worth conflict localization accordingly। ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट डिटेल्स एंड एग्जांपल्स, चीज पेज नंबर 286 कह रहे हैं, आपकी 287 है, वहां जो इकट्ठे दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक टेंशन, मोरल इंटेलेक्चुअल, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली इसको पहली बात तो ये सेरिब्रल मेडुला से ये गवर्न होता है मसल मेटाबॉलिज्म। और इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, कह रहे हैं कि वन इज टेंस, कोई बंदा बहुत टेंस है, हमेशा ये उसको बिलीव रहता है कि दे डू हैव टू डू समथिंग, कि उन्हें कुछ करना चाहिए। और लैक ऑफ कंपोजर, लैक ऑफ कंपोजर का मतलब यहाँ ऐसे समझें कि वो एक तरह से अपने आप को किसी चीज के लिए एक तरह से बांध नहीं पा रहा है, जैसे कहते हैं ना भाई। हाँ, शांति की कमी कह सकते हो आपके, लैक ऑफ काम एंड कंपोज वाला है ना, जो बंधा हुआ था एक में वो। और काम और कंपोज वो रहेगा जो ये बिलीव, जिसको ये भरोसा हो जाएगा कि मैंने जो करना था वो कर लिया। हाँ जी। तो इधर लैक ऑफ कंपोजर मिलेगा। और इसमें बेसिकली सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट होगा, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट लोकलाइजेशन अकॉर्डिंगली। जैसे जहां जिस जगह का मसला होगा उसी से रिलेटेड सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ये हमें पीछे जब हमने चैप्टर शुरू किया था वहां सारे अलग अलग पार्ट से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हमने अकॉर्डिंगली हमने कंसिडर भी करे थे। केवल एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि किसी को नेक टेंशन है, तो इसको कह रहे हैं ये मॉरल इंटेलेक्चुअल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा होगा। अगर किसी की गर्दन में टेंशन है, ऐसे अगर शोल्डर में टेंशन है तो फिर वो पर रेस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा होगा। थाई मसल में टेंशन है, काफ मसल में टेंशन है, इन सब की अपनी अपने अलग अलग सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के कारण मिलेंगे। टिश्यू कह रहे हैं इसमें अमित भाई, वॉलेंट्री मसल्स इसमें शामिल है। सेरिब्रल मेडुला उसको गवर्न करती हैं और वो बनती है मेसोडर्मल लेयर से। जब बंदा हमारे सामने आएगा तो वो फेस होगी उसकी रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट। रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट इसके लिए जिम्मेदार है मसल टेंशन के। क्यों? क्योंकि जब बार बार कोई चीज रिकरेंस में आती रहती है तो एक बॉडी अपना एक सेटअप बना लेती है, टेंस ही रह जाती है कि यार जब भी टेंस रहना, जब भी रिलैक्सेशन टेंस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन करते करते अगर रिकरेंस हो रही है कोई चीज तो वो सीधे कॉन्ट्रैक्शन में ही ठहर जाती है। रिमार्क दे रहे हैं यहाँ के अननेचुरल लाइफ स्टाइल और फोर्स्ड पोजीशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं कांस्टेंट डेस्क सिटिंग, प्रमोट्स मसल टेंशन। अननेचुरल लाइफ स्टाइल या फोर्स्ड पोजीशन प्रमोट करती है इस मसल टेंशन को। अननेचुरल लाइफ स्टाइल का मतलब
जिसके लाइफ स्टाइल में कोई नियम नहीं है जी, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, ऐसा कुछ भाव आ रहा है। और जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है बेसिकली उससे हटके है ये, वो किसी भी रूप में हो सकती है अमित शर्मा, है जी। बिल्कुल हाँ जी। जी, बस में है कि भाई नेचर ने कहा कि दिन में काम करो, रात को आराम करो, हाँ या शाम को होता है नेचर के हिसाब से। ये एक बहुत बड़ा, सब लोग समझते नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डायरनल वेरिएशन जो है, जो आपने पढ़ाई है, सर्केडियन रिदम, और ये हाँ सब ब्रेक करती है। तो जितने रात को जगते हैं वो हाँ वैसे नहीं अच्छे लगे, लेकिन वो नेचर के है तो अगेंस्ट ही। बिल्कुल, यही नेचुरल लाइफ स्टाइल आ जाएगा। काम करने के तरीके से ऐसे ही खाने का भी आ जाएगा इसमें। हालांकि इसमें ज्यादातर तो इसी से रिलेटेड है कि जो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि दिन में काम करना बताया, रात को सोना, जबकि कर रहा है इंसान उल्टा है, दिन में हाँ जी, सोता है 6 घंटे, रात की ड्यूटी करता है। हाँ जी, या फिर फोर्स्ड पोजीशन, कहीं भी कांस्टेंट डेस्क सिटिंग जैसी स्टेट में बंदा हो तो भी ये प्रमोट करता है मसल टेंशन को। टेक हाँ टेक इनटू अकाउंट हैंडेडनेस, इसमें हैंडेडनेस को देखना होगा, राइट और लेफ्ट है, और साइड को भी देखना होगा, मदर, चाइल्ड और पार्टनर की साइड को इसमें कंसीडर करना, और लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी देखना होगा जहां कहीं मसल टेंशन, यानी कि अगर लेफ्ट साइड की गर्दन टाइट हो रही है या राइट साइड की गर्दन नेक मसल टाइट हो रही है तो उनका साइड से रिलेशन और हैंडेडनेस से रिलेशन सब देखना होगा हमें। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करो यदि वो अभी भी एक्टिव है। गाइडिंग थॉट्स इसमें बता के चल रही हैं। जीएनएम कह रही है कि आई टेक एवरीथिंग इजी लाइक ए रियल इटालियन, आई ट्रस्ट माई एबिलिटीज, आई टेक एवरीथिंग इजी लाइक ए रियल इटालियन। इटालियन इजी लेते हैं क्या चीजों को, मैं हर चीज को आसानी से कर लेती हूँ, लाइक ए रियल इटालियन। वही होगा, पुराने इटली वाले जो है वो परेशानियों में ज्यादा फंसते नहीं थे, शायद इस तरह का है हाँ, कुछ। आसानी से निकल आते होंगे, ऐसा कुछ एग्जाम्पल लग रहा है। मैं आसानी से कर लेती हूँ हर चीज, तो इसलिए वो टेंशन से बाहर रहेगी। आई ट्रस्ट माई एबिलिटीज, मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, अब और रखना भी चाहिए। कह रहे हैं रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिड्यूस करो, बैलेंस इंटेंसिटी, ब्रैकेट में कह रहे हैं स्पोर्ट एंड रिलैक्सेशन फेज, बैलेंस करो इंटेंसिटी एंड रिलैक्सेशन फेज को, ब्रैकेट में नेप, एनएपी, नैप, नैप कह रहे हैं, स्पोर्ट्स, नैप, ये लो। मोशन वेरिएशन इन एवरीडे लाइफ, मोशन वेरिएशन इन एवरीडे लाइफ होना चाहिए। वेरिड स्पोर्ट्स स्पेशली जिम्नास्टिक्स एंड फिजियोथेरेपी, एक ही तरह के नहीं, भिन्न भिन्न तरह की जिम्नास्टिक और फिजियोथेरेपी में जाओ, बॉडी के मोशन वेरिएबल हो, एक ही पोजीशन में ना हो, जैसे योगा, डांसिंग, स्विमिंग। स्विमिंग, डांसिंग और योगा बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें बॉडी सारी की सारी एक बार हर तरह के डायरेक्शन में मूव कर जाती है मसल। जब हम डांस करते हैं, हम तैरते हैं। क्लासिकल कह रहे हैं कुछ एक्वापॉइंट, रिफ्लेक्सोलॉजी, मसाजेज, इसमें सब मदद करती हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड से फुट बाथ कराना बताया। वाटर ट्रीटमेंट, मड रैप एंड बाथ, सोना, इंफ्रारेड कैबिन, ये सब के सब मैनेजमेंट बताएं। मैग्नीशियम क्लोराइड से फिर कह रहे हैं फुट बाथ कराओ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन ईस्ट प्रोडक्ट, ये ले लो, ब्रैकेट में एग्जांपल दे रहे हैं, ब्रेविंग ईस्ट, ब्रेविंग ईस्ट और सीबीडी ऑयल। तो ये था मसल टेंशन अगर कहीं हो रही है उसको लेकर के। अक्सर होते हैं, कई लोग आते हैं उनकी गर्दन में वो के साथ सोते सोते हमारी गर्दन टाइट हो गई, टेंशन हो गई, हमारा कंधा स्टिफ हो रखा, ऐसे आते हैं मसल टेंशन के सीधे। तो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें फाइब्रोमाइल्जिया।
फाइब्रोमाइल्जिया का भी एसबीएस जो है यही मिलेगा कि वन इज टेंस ऑलवेज बिलीव्स दे हैव टू डू समथिंग, लैक ऑफ कंपोजर और सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, लोकलाइजेशन अकॉर्डिंगली, इसमें भी रहेगा। टिश्यू कह रहे हैं वॉलेंट्री यानी कि स्ट्राइटेड मसल इसमें ग्रसित होंगी, सेरिब्रल मेडुला उनको गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, मेजोडर्मल लेयर से बनती हैं ये टिश्यू। यहाँ देखो इनर्वेशन का रोल नहीं है कहीं भी फाइब्रोमाइल्जिया में, मसल टेंशन में। मसल टेंशन कई बार हम स्पास्टिसिटी या क्रैम्प की तरह महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मसल टेंशन अलग है और स्पाज्म अलग है मसल का। बिल्कुल। फेस कह रहे हैं यहाँ भी रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक्यूट अटैक इज इक्वल टू हीलिंग फेस। रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट मिलता है फाइब्रोमाइल्जिया के पीछे भी, जबकि एक्यूट अटैक अगर कहीं आया है अचानक बहुत ज्यादा। फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली इसमें मैंने लिखा है, फाइब्रोमाइल्जिया का मतलब है ए रिमेटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल पेन with stiffness and localized tenderness and specific point at specific point on the body। एक ये रूमेटिक कंडीशन टाइप की है जो करेक्टराइज रहती है मस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल पेन के साथ, स्टिफनेस के साथ, और लोकलाइज टेंडरनेस भी मिल सकती है किसी पार्ट की। कई लोग बताते हैं, अमित पाल भाई, डॉक्टर दीपशिका, अमित शर्मा, के वो कहते हैं कि जब हमारा कोई हाथ पकड़ता है तो बहुत ज्यादा चीसता है, हमारी मांसपेशियां दर्द करती हैं, हम थोड़ा सा हाथ पैर घुमाते हैं तो दुखता है, शरीर ऐसा लगता है जैसे डंडों से पीट दिया हो, ऐसा दर्द करता है। तो वो फाइब्रोमाइल्जिया है बेसिकली। और इसमें वही इसका एक्यूट अटैक होगा, तो वो एक्यूट अटैक बेसिकली अगर किसी के शरीर में अचानक बहुत दर्द हो जाए तो वो हीलिंग फेज का होता है। कंप्लेंट फ्री इंटरवल्स इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव और कंप्लीटली डिसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट। कंप्लेंट फ्री इंटरवल्स को इन्होंने जोड़ा है कि कंप्लेंट फ्री इंटरवल्स अगर हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव या कंप्लीटली डिसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट दो होंगे उसके पीछे। यदि कंप्लेंट से बिल्कुल फ्री हो गया इंसान तो या तो वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी में चला गया हीलिंग फेज की जगह, या फिर वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया कॉन्फ्लिक्ट, दो जगह कंप्लेंट फ्री मिलेगा बंदा। बस एक बात और है, आपको बताऊं, सब लोगों को, आपको ध्यान है आजकल ना ये एलोपैथी वालों ने एक बहुत भयंकर टर्मिनोलॉजी कर दी हर चीज की, हाथों पैरों जोड़ों में दर्द को जबरदस्ती हर चीज का नाम दे दिया फाइब्रोमाइल्जिया। हाँ। जिस चीज का पता चल रहा है उसका नाम फाइब्रोमाइल्जिया भी दे रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, जैसे पहले इडियोपैथिक कोज कह रहे थे ना, इट्रोजेनिक कोज। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दर्द हो रहा है जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया। हाँ बेसिकली उधर डायग्नोसिस में तो कुछ मिला नहीं, ना तो बैक्टीरिया मिला ना कोई कुछ प्रॉब्लम मिली, और फिर भी शरीर तीसरा शरीर दर्द कर रहा, तो फिर उसे ही कह देते हैं कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हम लोगों के लिए ये हो गया कि इसका मतलब इस आदमी के दिमाग में कहीं ना कोई चीज एक्टिव रह गई है, ये अभी किसी चीज को करना चाह रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये बेसिकली सीधे सीधे साइकी से ही जुड़ा हुआ है, अगर इसमें कोई कॉज नहीं मिलता तो इसलिए वो इस पर एक धुंधली सी डायग्नोसिस बना देते हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये नई उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी बचने के लिए चालू कर दी है। पहले तो वो कहते थे कि अननोन कॉज के लिए इट्रोजेनिक कॉज या इडियोपैथिक कॉज, तो ऐसे ही अभी ये टर्म ये भी आ गई है। थेरेपी में कह रहे हैं फाइब्रोमाइल्जिया की कि डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ फॉर मेजर्स बाय एक्यूट पेन सी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के पेन्स को जिस तरह से मैनेज करते हैं ऐसे ही इसके एक्यूट पेन को मैनेज करेंगे। पता है क्या ये फाइब्रोमाइल्जिया क्यों कहते हैं इसका? क्योंकि इसका ना कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है। हाँ आर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये टेस्ट डायग्नोस उन बना सब देते की हैं। डायग्नोसिस है, मतलब पर्टिकुलर डायग्नोसिस नहीं बनती है। बिल्कुल इसकी
डायग्नोज नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम पे इसको डायग्नोज बनाते हैं। हाँ, जैसे कि फटीग हाथ पैरों में सिंड्रोम की तरह है कुछ कुछ, जैसे फटीग सिंड्रोम कह देंगे ना पीछे, क्या होता है, थकान। सिम्टम कि सिम्टम ये है कि हाथ पैरों में दर्द है, कंधे में दर्द है, बैक पेन है, थकान रहती है। हाँ हाँ, थका थका रहता है, दुखता है, अब इसमें क्या है, सारी देह चीस रही है। हम्म। और इसमें वो अभी अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ गया नहीं है। ना, डाय- वो उसका मिलता नहीं टेस्ट। है। हम्म। हाँ, इसलिए फिर इसको ये फाइब्रोमाइल्जिया बोल देते हैं। हाँ, फाइब्रोमाइल्जिया कह के और बस हम्म। पतली गली से निकल लेते हैं फिर। तो बिल्कुल। ये ऐसे है। मसल, नेक्स्ट हेडिंग है इसका, मसल डिस्टेंशन, टॉर्न मसल फाइबर, रप्चर्ड मसल। इसको कह रहे हैं हेमर साहब या ऑथर, इवन इन द केस ऑफ एन इंजरी एन एसबीएस कैन प्ले ए रोल। हम्म। मसल डिस्टेंशन हो जाए, मसल फाइबर टॉर्न हो जाए, रप्चर हो जाए मसल, भले ही चाहे वो इंजरी क्यों ना हुई हो, इंजरी के बाद ही हम्म। क्यों ना हुआ हो, लेकिन उसके पीछे एसबीएस का रोल हो सकता है। बिल्कुल। और एसबीएस इसमें वही रहेगा सेम, पिछला ही मसल मेटाबॉलिज्म वाला, कि वो कहीं ना कहीं टेंशन में है, टेंशन किसी का पार्ट, वो किसी पर्टिकुलर टास्क को लेकर के हमेशा उसे ऐसा कह रहे हैं, ऑलवेज बिलीव्स दे हैव टू डू समथिंग, लैक ऑफ कंपोजर, ये सब उसके पीछे चल रहा होगा, और फिर करते करते अचानक उसकी मसल टॉर्न हो गई। टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वॉलेंट्री यानी कि स्ट्राइटेड मसल, सेरिब्रल मेडुला इसको गवर्न कर रहा है, मेसोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनता है मसल प्रॉपर। फेस करें कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस और हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी, दोनों मिल सकती हैं। पॉसिबली आल्सो हीलिंग फेस, और हीलिंग फेस भी हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस भी आ गई यहाँ, हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव भी आ गई, एक्टिविटी भी आ गई इसके पीछे, और संभवतः ये हीलिंग फेज के दौरान भी ये वीक हो जाती है कई बार, और वो अगर उस पर फोर्स डाल दिया, प्रेशर डाल दिया, तो वहां की मसल फाइबर टॉर्न हो सकती है। हीलिंग फेज को कह रहे हैं वीकनिंग ऑफ द मसल स्ट्रक्चर, लेस फर्मनेस, मेकिंग द मसल इज मोर ससेप्टेबल टू इंजरी। हीलिंग फेज को इन्होंने आगे क्लियर करा है कि वीकनिंग ऑफ द मसल स्ट्रक्चर रहती है यहाँ उस दौरान, लेस मसल फर्मनेस रहती है जब हीलिंग में गई हुई है बॉडी। तो कह रहे हैं मेकिंग द मसल इज मोर ससेप्टेबल टू इंजरी, तो उस वजह से वो उस दौरान मोर ससेप्टेबल टू इंजरी हो सकती है। इसलिए बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट बता देना होता है अगर ऐसी बात चल रही है तो हीलिंग फेज में। हम्म। थेरेपी में कह रहे हैं क्लासिक मसाज, लिम्फ ड्रेनेज मसाज, एक्वापॉइंट मसाज, रिफ्लेक्स जोन मसाज, वाटर थेरेपी, मड पैक्स एंड मड बाथ, सोना, इंफ्रारेड केबिन, फिजियोथेरेपी, इफ नेसेसरी हो तो सर्जरी भी करानी पड़ सकती है अगर अंदर का रप्चर मसल हो गई। इसको अक्सर बोलते हैं तुम्हारा मांस फट गया अंदर से। डॉक्टर हाँ जी। साहब वैसे तो जो कुछ बता नहीं रहे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मांस फटा हुआ आया थोड़ा सा। तो ये मांस फटा हुआ जो आता है ना दोस्त, ये मसल डिस्टेंशन या टॉर्न मसल फाइबर होते हैं अमित पाल, जी। रप्चर्ड मसल पार्ट होते हैं, जिसे अक्सर कह देते हैं कि बताया डॉक्टर ने कि मांस फट गया अंदर से। तो ये हम्म। था आपका मसल डिस्टेंशन टॉर्न। तो ये बेसिकली एसबीएस ऑफ द मसल मेटाबॉलिज्म इन 3 हेडिंग के साथ पूरा हुआ। कुछ एक पॉइंट अलग से दे रखे हैं। इसमें कह रहे हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर एट्रोफी, माइस्थीनिया, अगर ये हम्म। है तो पॉसिबल कॉज क्या हो सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पीछे, मस्कुलर एट्रोफी के पीछे, माइस्थीनिया के पीछे। तो पॉसिबल कॉजेज में उन्होंने बताया है कि यूजुअली कंबाइंड, कुछ कंबाइंड होते हैं ये। फिजिकल इनएक्टिविटी भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हम्म। बीइंग बेड रिडन, हैंडीकैप्ड। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पीछे या मस्कुलर एट्रोफी के पीछे फिजिकल इनएक्टिविटी जिम्मेदार हो सकती है यदि कोई बंदा बेड रिडन है, हैंडीकैप है। मोटर कॉन्फ्लिक्ट भी जिम्मेदार हो सकता है
मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर एट्रोफी का, माइस्थीनिया का किस रूप में? पैरालाइज्ड विद फियर कॉन्फ्लिक्ट के साथ। मोटर कॉन्फ्लिक्ट को ब्रैकेट में कहा पैरालाइज्ड विद फियर कॉन्फ्लिक्ट। फियर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बंदा पैरालाइज टाइप का हो रहा है। एक्टिव, इसको कह रहे हैं कि एक्टिव फेस और हैंगिंग एक्टिव, इसके पीछे मिलेगी मोटर कॉन्फ्लिक्ट में शामिल मिलेगा एक्टिव फेस या फिर हैंगिंग एक्टिव, जो कि कह रहे हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ द अफेक्टेड मसल हो जाएगी और फिर वो आगे बात बढ़ जाएगी मसल एट्रोफी की तरफ। डर की वजह से कोई पार्ट या कोई हिस्सा कमजोर होता जा रहा है तो फिर वो कमजोर होते होते डिस्ट्रोफी में या एट्रोफी में चला जाएगा। अच्छा जी, सेल्फ वर्थ, इसके पीछे तीसरा कारण बताया है सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में कह रहे हैं कि एक्टिव फेस और हैंगिंग एक्टिव होगा सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट के, और उसमें मसल डिग्रेडेशन, क्रॉस सेक्शनल रिडक्शन, वीकनेस, ये सब होंगी। मसल डिग्रेडेशन, क्रॉस सेक्शनल रिडक्शन, वीकनेस, ये मिलती हैं अगर सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा है तो। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं मस्कुलर एट्रोफी के लिए, बीइंग अंडर फेड और माल नरिश्ड। अगर अंडर फीड रहा बंदा, उसे फीडिंग प्रॉपर नहीं मिली, या फिर माल नरिश्ड मिल रहा बंदा, ब्रैकेट में कह रहे हैं हंगर कॉमा फास्टिंग पीरियड। कई बच्चों को बचपन में बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं, खाना हजम ही नहीं होता, खिलाओ तो पोटी बहुत करते हैं, माल नरिशमेंट में पहुंच जाते हैं। या फिर कई बच्चों को बचपन में फीडिंग ही नहीं मिली, ना तो माँ की मिली ना ऊपर से मिला, तो उनकी भी मसल एट्रोफी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी या माइस्थीनिया की तरह से, वो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से वो भी मिल सकते हैं। अब थेरेपी में कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑल स्टिमुलेटिंग मेजर, जैसे जिसकी कारण है वह उसके अनुसार उसको फिर थेरेपी करो। सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है तो हटाओ, मोटर कॉन्फ्लिक्ट है तो हटाओ, फिजिकल इनएक्टिविटी है तो फिजिकल एक्टिविटी में लाओ, और न्यूट्रिशन हैम्पर हो रहा तो उसको न्यूट्रिशन का प्रॉपर व्यवस्था करो। तो ये था भाई हमारा मस्कुलर सिस्टम चैप्टर, आज पूरा हुआ बड़े अच्छे माहौल में। किसी का कुछ पॉइंट यहाँ रखना है किसी को? डॉक्टर धीरेन्द्र सर, डॉक्टर अमित शर्मा भाई, डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय, कोई पॉइंट जोड़ना है तो आप जोड़ें, यहीं रुकेंगे आज। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया, रुकेंगे, चैनल चालू करेंगे। और कुछ क्वेरी, कुछ पॉइंट अपनी तरफ से, कुछ नॉलेज शेयर करनी है किसी को? ओके, चलो, कोई अभी एकदम ध्यान भी नहीं आता है कि क्या बताएं। तो बेसिकली दीपशिखा, ये जो हमारा जो कॉन्स्टिलेशन या मॉडर्न डिजीज चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और एक तरह से ये कहिए कि मोस्ट एडवांस अप्रोच करने के लिए ये कॉन्स्टिलेशंस का चैप्टर है। और यहीं पे आकर के जो हमारी शारीरिक रूप से जो हैंडेडनेस, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, ये सब बदल जाएंगी, टेरिटरी से रिलेटेड होगा। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सारा यहाँ ज्यादातर वो आ रहा है। बस थोड़े से 2-3 पॉइंट पहले दे रखे हैं कि कॉन्स्टिलेशन ब्रेन स्टेम के बहुत कम मिलेंगे, सेरिबेलम के बहुत कम मिलेंगे, सेरिब्रल मेडुला का बहुत कम मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट कॉन्स्टिलेशन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स का होगा। और इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे, जैसे मेनिया है, डिप्रेशन है, और एक तरह से इमोशनल डिजीज या ब्रेन से रिलेटेड मेंटल डिजीज, क्लिप्टोमेनिया देखो दे रखा, एनोरेक्सिया, ब्लूमिया, ये सब इसमें होंगे। बहुत अच्छा ये मेरे को लगता है चैप्टर, और इसमें बड़ा आनंद आने वाला है। और आज यहीं रुकेंगे हम। हाँ भैया जी। सर, इसमें जो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हम पढ़ रहे थे अभी, जी भाई, इसमें हम पॉसिबली कॉजेज हमने ये पढ़ा कि ये फिजिकल और ये सब हो सकता है इसमें, लेकिन हम जस्ट अगर हम इसमें पढ़ते हैं, गूगल में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उन्होंने उसको ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में डाल दिया।
हाँ कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन हाँ जीन्स, हाँ जिससे मस्कुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आ जाते हैं। हाँ तो इसका मतलब कि सर ये जरूरी नहीं है कि ये सब कॉजेज ही हों, और वो भी कॉजेज हो सकते हाँ, तो हैं जेनेटिक म्यूटेशन। उनके जेनेटिक कोड हमारे यहाँ मिल तो गए, मोटर कॉन्फ्लिक्ट और सेल बर्थ कॉन्फ्लिक्ट। वो जो जेनेटिक कोड उन्होंने कह दिया, हम तो उससे भी बारीकी में गए कि इस जेनेटिक कोड का कारण क्या है। इस जेनेटिक कोड का कारण है मदर को मोटर कॉन्फ्लिक्ट, पैरालाइज विद फियर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के माँ को बना रहा, माँ को सेल्फ बर्थ कॉन्फ्लिक्ट बना रहा डॉक्टर श्रे, बच्चे को मैसेज भेज दिया, है ना, मसल डिग्रेडेशन क्यों हुआ। तो बेसिकली उनका जो जेनेटिक कैटेगरी बता दी इन डिजीजेज की, तो हमारे यहाँ उनकी जेनेटिक कॉज या जेनेटिक डिपार्टमेंट को ये 2 कॉन्फ्लिक्ट कवर कर लेंगे। तो जो वो कह रहे हैं वो तो हम कहते हैं, वो तो उसके बेस में जाके हम लोगों की पढ़ाई है। अब ये मोटर कॉन्फ्लिक्ट बच्चे का नहीं, इंडिविजुअल का नहीं, ये माँ का भी मिल सकता है। क्यों जी? अभी कल हम एक डिस्कशन आया था लास्ट में, एक क्लब क्लब पवन, हाँ भैया अमित। हाँ यही जो आप कह रहे हो ना डॉक्टर श्रे, बस मतलब जेनेटिक म्यूटेशन हुआ तो क्यों हुआ, हम उसमें जा रहे हैं। हाँ माँ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट था, उसने जीन ऐसे करके भेजे कि बेटा तेरे को इसकी जरूरत नहीं है, हाँ क्योंकि इसका कोई फायदा या इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ कल जो आप लास्ट की बात कर रहे हो वही बात है ना, कि माँ का माइंड और बच्चे का, माँ का मेंटल, बच्चे हाँ का फिजिकल। हाँ। कल हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, वो जो कौन सा फिट था, कौन से फिट से वो पैदाइशी जो हॉकी की तरह मुड़े हुए रहते हैं, क्लब फीट, क्लब फिट जो है, क्लब फीट, बेटा क्लियर करके बोलो दीपशिका। क्लब फुट, हाँ क्लब फुट था, उसको इक्विनस करके कुछ था, इक्विनस। टेलिपीस इक्विनस। हाँ, तो इस केस में बेसिकली जो क्लब फिट हुए डॉक्टर श्रे, उसके फुट इनवर्ड मूव कर गए, कर्व कर गए, तो वहां की मसल्स एट्रोफी तो हुई, वहां फुट की मसल में एट्रोफी होगी, क्योंकि मम्मी पापा में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होते थे। तो आपका ये मोटर कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट, उसके थ्रू जो अभी अमित शर्मा भाई ने क्लियर कर दिया, जेनेटिक कॉज भी इन्हीं के थ्रू मिलेंगे। जबकि वो तो ये कह के बच गए ना, बेसिकली वो तो सस्ते में निपटते हैं, गहराई में वो जाते ही नहीं इस तरह से, जो मेटामोरिफिकली या फिलोसफिकली या साइकी के में जाते ही नहीं, वे साइकी के थ्रू अप्रोच ही नहीं करते कि अगर ये जेनेटिक डिसऑर्डर आया भी तो इसके पीछे भी तो कोई कारण रहा। बस मोटा मोटा कह दिया कि ये जेनेटिक कॉज है, ये नॉन ट्रीटेबल है, जो जेनेटिक को बस इसको वो रिहेबिलिटेशन में भेज दो, फिजियोथेरेपी कराते रहो, बस इतना से कह के निकल लिए भाई। इसमें सर एक चीज और ऐड हो सकती है कि जैसे कि हम ये पढ़ते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी में जब जो एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं वो फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम देखते हैं ना, हाँ, फर्स्ट कि ट्राइमेस्टर में अगर हाँ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। स्ट्रक्चरल चेंजेस में, हाँ लेकिन जब भी इन्होंने म्यूटेशन कह दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो म्यूटेशन है वो इसलिए भी आता है क्योंकि वो चीज जो माँ के अंदर रही है वो सिर्फ 4 महीने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रही है, और इतनी नहीं है ताकि वो म्यूटेट हो गया। तो हाँ, इसका मतलब कि ये तो फिर ऑल ओवर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज ऐसी रही है कि जिसने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉज कर दी। नुकसान 2 तरह के हो सकते हैं, नुकसान स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रहा है या फिर उसकी फिजियोलॉजी सेट नहीं हुई तो उसकी वजह से नुकसान हुआ। अगर किसी बच्चे के फुट ही ना बनते, फिंगर ही ना बनती, पर्टिकुलर मसल एब्सेंट होती बॉडी में से, तो था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और मसल तो बन गई लेकिन डेवलप नहीं हुई आगे, बड तो बन गई लेकिन आगे वो, या कहिए कि स्ट्रक्चर बन गई लेकिन वो इनएक्टिव रह गई। अगर ऐसी चीज आती है तो लेटर पीरियड ऑफ मंथ का मसला है प्रेगनेंसी में, यहां में ऐसे भी देखना पड़ेगा दोस्त। बस स्ट्रक्चरल चेंजेस, अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं ही बनी है हाँ तो फर्स्ट 3 मंथ, हाँ अगर कोई स्ट्रक्चर डिफेक्टिव रह गई है, पूरी तरह से नहीं बन पाई है, हाँ तो 2 to 6 मंथ, और लास्ट के 3 मंथ में अगर उसकी फिजियोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। हाँ, तो सिरे इस तरह से हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं स्टडी को। डॉक्टर सिरे समझ रहे हैं भाई, आपके लिए ही बात है।
अगर नहीं, अगर मैं ये तो समझ गया सर। एनाटॉमिकल बनाई नहीं कोई पार्ट, तो फिर पहले 3 मंथ है। हाँ जी। और एनाटॉमिकली वो बन तो गया, लेकिन वेल नरिश नहीं हुआ, वेल डेवलप्ड नहीं हुआ, तो फिर अगले महीनों का मसला उसमें जुड़ सकता है। और अमित भैया ने बताया, अमित शर्मा ने, कि अगर उसमें पूरा बना भी हुआ और फिजियोलॉजी सेट नहीं हो रही, फिजियोलॉजिकल फंक्शन उसमें एस्टेब्लिश नहीं हुए, तो वो लेटर मंथ का है पक्का। वो तो है। मैं एक्चुअली इसे इसलिए कंफ्यूज हो रहा था, हाँ क्योंकि वो मैंने एक्चुअली एक लेक्चर में देखा था जिसमें अमरीश सर कह रहे थे कि अगर किसी के अंदर म्यूटेशन आ रहा है, हाँ म्यूटेशन क्यों आ रहा है, म्यूटेशन इतना मतलब इतना डीप है कि कोई ऐसी चीज जो प्रेगनेंसी के थ्रू आउट माँ के बनी रही, हाँ इतनी बनी रही ताकि हाँ म्यूटेट हो गया हो ये। हाँ हाँ। इसका मतलब कि सर ये जो सेल्फ वर्थ है, कॉन्फ्लिक्ट जो गया या मोटर कॉन्फ्लिक्ट गया, कि वो प्रेगनेंसी के थ्रू आउट बना रहा और काफी हाँ, तेज अच्छे बना रहा, ताकि वो म्यूटेशन कॉज कर गया बच्चे के इसमें अंदर। दोनों कारण हो सकते हैं, थ्रू आउट भी हो सकता है और इंटेंसिव भी हो सकता है, फॉर शॉर्ट पीरियड, इंटेंसिफाइड फॉर शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है, और थ्रू आउट बना भी रह सकता है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अमित शर्मा को याद आ जाएगा अगर शायद रहे होंगे मेरे साथ वहां। वो था मेनिंजियोमाइलोसील था एक एक बच्चे को। तो बेसिकली बड़े सर ने, और वैसे बच्चा पूरा वेल डेवलप्ड था, एक्टिव था, चल रहा खेल रहा सब कुछ, तो म्यूटेशन तो उसका वहां भी हुआ जहां उसकी वर्टिब्रा यूनियन नहीं हुई है भैया। पवन बॉस, हाँ जी। पवन बॉस, हाँ थोड़ा सा जो डॉक्टर श्रेय कहना चाह रहे हैं ना, वो बात दूसरी आ गई। हाँ अब हमने बात कर ली पर्टिकुलर, एक हो गई सेरेबल पाल्सी या हाँ एमआरआई की बात, एक हो गई जेनेटिक म्यूटेशंस। तो हाँ वाकई जेनेटिक म्यूटेशंस के लिए उसकी इंटेंसिटी और उसकी ड्यूरेशन काफी लंबी थ्रू आउट प्रेगनेंसी की वजह से, तभी क्योंकि जेनेटिक कोड में चेंजेस आ रहा है, वो इतना इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए जो जेनेटिक कोड ही बदल दे। हाँ। ठीक है ना देखो डॉक्टर हाँ साहब, दोनों चीज हो सकती है, वो इंटेंसिटी भी हो सकती है और थ्रू आउट एक्टिविटी तो चाहिए। ये बात आपने करी ना, हमने आपकी बात बिल्कुल ऐसे आई है कि ये जेनेटिक इतनी चाहिए कि जो जेनेटिक म्यूटेशन को, जेनेटिक कोडिंग को ही चेंज कर रहा है, हल्का फुल्का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हाँ, इसमें बेसिकली ड्यूरेशन के अकेला ड्यूरेशन मायने नहीं रखता कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बना रहा हो कोई कॉज। इसका हाँ एक एक क्षण भर के लिए आया हुआ कॉज भी म्यूटेशन कर सकता है, अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड है तो। डॉक्टर कर सरे। देता है। जी हाँ सर। जी, हाँ, मतलब इंटेंसिटी अब इसको थोड़ा सा उधर ले लो। देखो वैसा सोशल एग्जाम्पल आ जाएगा, लेकिन यहाँ उसका रेलेवेंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हिरोशिमा नागासाकी में कितनी देर के लिए गिरा था बम? वो 30-40 सेकंड, 30-40-45 सेकंड में काम खत्म हुआ सारे शहर का। मैं जी। अभी पढ़ रहा था एक दिन, अभी 2-4 दिन पहले मेरे सामने आया कि पता नहीं 45 सेकंड या 40 सेकंड में सारा। लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस कब तक आ रहे हैं? आज भी आ रहे हैं म्यूटेशन के, जी है ना? तो इसमें जी जी जी। इंटेंसिटी तो पहले नंबर पर मायने रखती है, और साथ में फिर हाँ ड्यूरेशन भी जुड़ सकता है लंबे समय तक अगर है। लेकिन इंटेंसिटी का रोल बहुत ज्यादा, जो अमित बहुत शर्मा भी ज्यादा कह रहे हैं, बड़े सर भी यही कहते थे, और डॉक्टर बोरकर सर भी कहते थे कि जेनेटिक मशीनरी तक जाने के लिए हल्का फुल्का कारण नहीं काफी होगा। जेनेटिक मशीनरी के अंदर चेंज लाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड कॉज होना चाहिए, हाँ जी, है ना भाई? तभी म्यूटेशन असंभव है, नहीं तो फिजियोलॉजी पे वो कर लेती है हैंडल बॉडी। हाँ जी, बल्कि मैं तो एग्जांपल दे रहा था, वो जेनेटिक म्यूटेशन का नहीं था, वो जो माइनिंजियोमाइलोसील का, वो न्यूट्रिशनल या कह ले फिजियोलॉजिकल था वो। बल्कि वो हुआ हाँ ये था कि तो 4th मंथ में उसके माँ बाप मम्मी पापा में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, मम्मी चली गई अपने मायके, और वो 1 या 2 या 3 दिन के जिस दौरान वो वर्टिब्रा यूनियन होनी थी, बड़े सर ने बड़ा अच्छा सा उसमें बताया था मैथमेटिकल तरीके से, कि जब बोनियन वर्टिब्री यूनाइट होनी थी, उस दौरान इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, वहां वहां सप्लाई हुई नहीं। माँ को गुस्सा इतना था कि उसका वेस्कुलर सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ब्लड सप्लाई दी नहीं। तो हाँ जी, फिर पता चला बाद में रिजोल्व हो गया, बाद में फिर उस वर्टिब्री का टाइम जो था वहां से आगे बढ़ गई बात, वो तो रह गई अनयूनियन, और बाकी सारी वर्टिब्री अपने प्रॉपर तरीके से बनती चली गई। तो वहां पर वो हैम्पर हुआ था अमित शर्मा थोड़ी देर के लिए,
न्यूट्रिशनल सप्लाई उस बच्चे को, जिसकी वजह से वहां की वर्टिब्री यूनाइट नहीं हुई थी। तो बल्कि अब तो मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि वो जेनेटिक म्यूटेशन नहीं था, उतना बड़ा कारण भी उसका वो था फिजियोलॉजिकल। ये तो साइकोसिफिलिटिक वाला हुआ। जेनेटिक म्यूटेशन में तो फिर आगे की कॉन्सिक्वेंसेस चेंज आ जाएंगी, है ना। हाँ ठीक है। और साथ में उस केस में सर ने बताया, पूछा उससे कि इसके बाद माँ को ब्लड शुगर भी हुई होगी, ब्लड शुगर बढ़ी होगी, क्योंकि बच्चे को तो दिया नहीं, उधर ब्लड में फिर बढ़ गई उसकी। बहुत अच्छा केस था वो। तो शायद क्लियर हो गया है डॉक्टर श्रेय। और कोई बात है भाई? नहीं सर। चलो ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद, सबको राम राम भाई। राम 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 भाई। राम 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 राम।